Hello students, today I am going to explain you first chapter of history. The chapter's name is How, When and Where. So many times you might be think that this chapter is not interesting, I should leave it. No, but chapter is very interesting. After reading this chapter, you will came to know what is history, how it happens. Now first, pay attention, look at your chapter, how important are dates. Here we are talking about the dates कि dates जो है वो important क्यों है. कहता है देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. कहता है जब हमारे जो पहले हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, ठीक है. तो वो जो हिस्टोरियंस थे, वो जो लिखते थे, दे वर वेरी फैसिनेटेड विद द डेट्स. तो वो डेट्स के लिए बड़े फैसिनेटेड होते थे. वो जो भी लिखते थे उनकी डेट्स के आगे पीछे घूमता था. फॉर एग्जाम्पल किसी राजा के बारे में लिख रहे हैं कि वो राजा का कब उसका क्राउनिंग सेरेमनी हुई, उसकी कब शादी हुई, कितने बच्चे हुए, कितनी उसने लड़ाइयाँ लड़ी. तो जो भी उसकी राइटिंग होती थी हिस्टोरियंस की पहले टाइम पे, वो सारी रिवॉल्व अराउंड द डेट्स. सो दैट्स व्हाई दे वर फैसिनेटेड बाय द dates. Now here you may have heard people say, I find history boring because it is all about the date, memorizing dates in such way. तो आपने जब भी कभी आपस में भी बात करते हैं हिस्ट्री, नो नो नो, आई डोंट लाइक इट, इट्स सो बोरिंग. बोरिंग क्यों है? बिकॉज हिस्ट्री मीन्स यू हैव टू क्रैम द डेट्स. Because history revolved around the dates, what happened, when happened, how many times it happened. So it revolves around the dates, but in fact it is not so. History is certainly about changes that occur over time. History जो है वो dates नहीं है. आपको dates को याद नहीं रखना है. dates होती हैं, dates important है क्योंकि किस happening के हमारी किस particular day पे हमारी वो happening हुई और उसकी आगे पीछे हमारी पूरी हिस्ट्री चलती है, important है. लेकिन हिस्ट्री जो होती है वो हमें बताती है कि जो हमारी लाइफ में आज चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है. आज हम जो प्रेजेंट एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा पास्ट क्या था. जो आज हमारा प्रेजेंट है, इसकी जो फाउंडेशन है वो हमारी पास्ट में रखी गई थी. आज जो आप आज कंप्यूटर एज में आप ज्वाइन कर रहे हो, मोबाइल एंजॉय कर रहे हो, लाइफ की हर एक लग्जरीज एंजॉय कर रहे हो, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन थी वो हमारी पास्ट में रखी गई थी. अगर अपने पास्ट के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो आपको कहाँ से पता चलेगा? जब भी हमें अपने पास्ट के बारे में देखना है कि पहले लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, स्टाइल क्या था उनका, इन सबको जानने के लिए तो वेयर वी विल लुक. ऑब्वियसली वी विल लुक इन द पास्ट. So history is not about revolved around the date. It also tells us about our past. Now, living in the world, we do always ask historical question about what we see around us. We take things for granted, as what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of the wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching some sip a cup of tea, roadside tea stall, shall we? So कहता जब भी हम अपने, अगर हमारा पहली हिस्टोरियंस का देखा जाए तो उनके हिसाब से जो हमारी हिस्ट्री है वो सिनोनिमस है किसका? डेट्स का. जैसे होता है ना पर्यायवाची, एक ही वर्ड की सेम मीनिंग होते हैं. तो जब भी हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री मीन्स डेट्स, यही कंसेप्ट हमारे दिमाग में आता है. लेकिन रियलिटी जो है वो ऐसी नहीं है. हिस्ट्री जो है खाली डेट्स नहीं है, ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है. आज जो हमारी पास्ट था, हमारा प्रेजेंट ऐसा नहीं है. तो ये चेंजेस हुए, तो वो चेंजेस कैसे पता चली आपको? जब आपने पास्ट में देखा कि पास्ट में क्या हुआ था, उसी के बेस पे हमारी चेंजेस है. तो कहते हैं जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट, बिफोर एंड आफ्टर. कि पहले क्या था? पास्ट. और अब क्या है? प्रेजेंट. तो पहले क्या था? बिफोर. और अब क्या है? आफ्टर. तो अब जो टाइम है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो किसके लिए होगी? सिनोनिमस डेट्स की नहीं है. ये हमें पास्ट के बारे में बताती है और साथ ही साथ प्रेजेंट के बारे में बताती है. फिर बिफोर एंड आफ्टर. तो इसी तरह आप हमारे, अगर हम अपनी थर्ड पैरे पे चलें, कि जो भी हम आगे पीछे अपनी चीजें देखते हैं, लिविंग इन द वर्ल्ड, वी डू ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, व्हाट अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. तो कहता है कि जब भी हम अपने आगे पीछे के वर्ल्ड के बैठते हैं, तो हम जब भी हम अपने आगे पीछे के बारे में देखते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. लेकिन इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी हैबिट, लेकिन जो चीजें हम आज देखते हैं वो हमेशा ऐसी नहीं थी. हम कई बार जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि चीजें पहले जब ऐसा नहीं था तो पहले कैसा था. तो ये जो हमारी क्यूरियोसिटी है,
ये हमारी कैसे सेटिस्फाई होगी? ये तभी सेटिस्फाई होगी व्हेन वी लुक इन द पास्ट। फॉर एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि रोड साइड पे एक टी स्टॉल है, ठीक है, तो कोई भी जाता है वहां पे जाके चाय पीता है, तो कहता उस मूवमेंट को देख के दिमाग में आपके एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कौन आदमी पहला था जिसने ये चाय पीना शुरू करी, कैसे लोगों में ये चाय का टेस्ट डेवलप हुआ, ठीक है, हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसी तरह आप ये भी सोचते हो कि आज हम इतनी दूर दूर जगह पे, आज सुबह मैं इंडिया में हूँ, शाम को अमेरिका में भी हो सकता हूँ, तो आज हम ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग कैसे इतना लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करते थे। जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब पहले ट्रेन थी ही नहीं, लोग ट्रेन मतलब के बारे में जानते भी नहीं थे, तो फिर लोग इतनी दूर का जो था हमारा डिस्टेंस था वो कैसे कवर करते थे। इसी तरह जब आप सुबह मॉर्निंग में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज आगे पीछे के लोगों के खबरों के बारे में जानते हैं, तो पहले लोगों का सोर्स क्या था कि एक दूसरे देश की जो हैपनिंग्स थी उसके बारे में हम जान सकते थे कि पहले लोग, क्योंकि पहले तो न्यूज़पेपर थे ही नहीं, तो लोग कैसे जानते थे कि एक देश में क्या हो रहा है। आज तो हम हर एक देश का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, न्यूज़पेपर पे देख रहे हैं, अपने बेडरूम में बैठ के लाइव टेलीकास्ट मैचेस के देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एज वी आर सिटिंग इन द सेम स्टेडियम वेयर इट इज हैपनिंग। But this question might be striking your mind for so many times, how people do in the past when such things were not present. ठीक है, आप इसी पेज पे आपकी एक डायग्राम बनी हुई है, तो इस डायग्राम में क्या है कि जो हमारे इंडियंस हैं जो क्या कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश का जो ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया क्या होता है, ब्रिटानिया एक सिंबल है पावर का, ब्रिटानिया क्या है, सिंबल है पावर का, और यहाँ वो सिंबल कौन है इसमें, ब्रिटिश के। तो कहता है जो हमारा इंडियंस है वो क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में, अपनी मर्जी से जो हमारे शास्त्र थे पुराने पुराने हमारे एंशिएंट लिटरेचर थे वो उनको ब्रिटानिया को हैंड ओवर कर रहे हैं। किस लिए, तो इसलिए हैंड ओवर कर रहे हैं क्योंकि वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री को जानने में बड़े उत्सुक थे, ताकि वो उसको पढ़ के हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को जान सके। अब नीचे देखो फिगर 1 में, नीचे फिगर 1 है ना, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया, फ्रंट पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय द रैंडल जेम्स। कहता है इसी तरह रैंडल जो था उसको रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि हमें अगर हिंदुस्तान के ऊपर रूल ओवर करना है तो सबसे पहले हमें हिंदुस्तान को जानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान में जमीन कैसी है, हिंदुस्तान में कितने पहाड़ हैं, कितने दरिया हैं, कैसे कौन सा एरिया कहाँ पे लाई करता है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें पहले हिंदुस्तान को जानना पड़ेगा, और हिंदुस्तान को जानने के लिए हमें इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, पूरी इसकी हमें बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, सब इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बोला, रैंडल को। इन 1782 में जेम्स रैंडल ने क्या किया, frontispiece of the first map produced by the James Rennell, underline करो इसको। Now turn your page. ऑल सच हिस्टोरिकल था। अब अपने पीछे जो भी क्वेश्चंस पढ़े, वो पहला क्वेश्चन क्या था पढ़ा हमने कि जो चाय का टेस्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे लोग पहले इतना लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करते थे। कहते इन सारी चीजों के जब भी आपको क्वेश्चन जानने हैं तो हम क्या करेंगे, वी विल ऑलवेज लुक इनटू द पास्ट। Sometimes it is actually incorrect to fix precise days to processes that happen over a time. है ना। अब हमने जो पीछे क्या पढ़ा कि जो हिस्ट्री है वो क्या है, सिनोनिमस ऑफ डेट्स है। तो क्या आप हिस्ट्री एक सिनोनिमस ऑफ डेट्स, क्या हिस्ट्री खाली डेट्स हैं? डू यू एग्री विद दिस क्वेश्चन? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो है वो डेट्स नहीं है। आज फॉर एग्जांपल हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 1947 को, तो क्या एग्जैक्टली हमारा इंडिपेंडेंस एक ही दिन में हो गई थी? 1946 को हुई, 1947 को हम आजाद हो गए थे? नो, इट टुक अ स्पैन ऑफ टाइम। वो स्पैन ऑफ टाइम क्या था? मोर देन 200 इयर्स। हमने ब्रिटिशर्स के हमारे ऊपर रूल ओवर किया, हमने छोटी छोटी चीज को एक्सेप्ट किया, फिर उसके बारे में हम अवेयर हुए, फिर हम जान सके कि नहीं, एक दूसरी पावर हमारे ऊपर आके रूल ओवर कर रही है, हमें उनको अपने देश से बाहर निकालना है, हमें अपना राज्य उनसे वापस लेना है।
फिर जाके हमें आजादी मिली. So it was a happening which happened over a span of time. It was not a happening which happened only in the one day. So to consider history as dates is absolutely wrong. Why then do we continue to associate history with the strings of dates? The association has been a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year of a king was crowned, the year he married, the year he had a child. कहता वो एक पहला टाइम था कि जब हमारे जो हिस्टोरियंस थे उनका राइटिंग का स्टाइल क्या था कि एक राजा के आगे पीछे घूमना, राजा कब राजा बना, कब उसका क्राउनिंग सेरेमनी हुई, उसकी कब शादी हुई, उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी, उसे कितने बच्चे हुए और वो कब वो मर गया. फॉर इवेंट्स सच एज दीस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड. कहते जब हमारी इस तरह की राइटिंग है तो इसको हम एक डेट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि वो कब पैदा हुआ, एक डेट है, वो कब राजा बना, एक डेट है, उसने कौन सी लड़ाई कब कब लड़ी, डेट है, कब उसका डेथ हुई, डेट है. लेकिन ये तो हम डेट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी जो हमारी हैपनिंग है बहुत सारी है. अब सपोज आपका बर्थडे है, ठीक है, हम एक दिन का सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन एक बेबी को अपनी माँ के पेट के अंदर उसको पूरा एक छोटे से एग से पूरा बेबी बनने में 8 मंथ्स की प्रोसेस लगती है. तो हम उसको एक बर्थडे को एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं जब वो अपनी मम्मा के पेट से बाहर आता है, लेकिन प्रोसेस तो पूरी 9 मंथ्स की है ना. तो ऐसी हैपनिंग को हम एक डेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. जैसे हमारी लोगों का चाय के लिए टेस्ट डेवलप हुआ, तो क्या वो चाय का टेस्ट हमारा एक ही दिन में डेवलप हो गया? नहीं, उसको डेवलप होने में बहुत सारे दिन लगे. तो हम इस चाय के टेस्ट को एक दिन के साथ, एक डेट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते. क्लियर? So, as you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of their issues and other questions. कहता धीरे धीरे क्या हो गया कि जो हिस्टोरियंस का जो पहले राइटिंग स्टाइल था हमारा कि खाली एक राजा के बारे में लिखना, वो स्टाइल भी उनका चेंज हो गया. दे लुक एट हाउ पीपल, अब उन्होंने क्या किया कि उस टॉपिक से चेंज हो गया, उनका स्टाइल चेंज हो गया. अब उनका स्टाइल क्या आ गया कि हाउ पीपल ऑन देयर लाइवलीहुड, लोग अपनी लाइवलीहुड रोजगार कैसे कमाते हैं, वो क्या उगाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे हमारी सिटीज डेवलप हुई, कैसे मार्केट्स आई, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, कैसे किंगडम्स बनी, एंड न्यू आइडिया स्प्रेड ऑन हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज्ड. क्लियर? इसी तरह से क्लियर. तो इसी तरह जो हमारी हिस्ट्री को जो हम डेट्स के साथ करते हैं, तो उसमें जो हमारे हिस्टोरियंस का राइटिंग स्टाइल था, उन्होंने उस डेट्स को इम्पोर्टेंट बनाया था, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीजें जो उस दिन हुई थी उसके बारे में वो लिखते थे. लेकिन धीरे धीरे जो था हमारा हिस्टोरियंस का जो था वो स्टाइल राइटिंग का भी उनका चेंज हो. क्लियर? अब तुम्हारा नीचे आया इस which dates, by what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important if our focus of the study changes. ठीक है, इससे पहले आप देखो इसकी इसी पेज पे आपकी एक और पिक्चर बनी हुई है और उसके ऊपर बताया है लिप्टन टी. तो इसमें क्या है कि एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट. कहते हैं इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि अब ओल्ड एडवर्टाइज हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोड्यूस पर, इसको डबल टिक करो, एंड न्यू टेस्ट फॉर प्रोड्यूस. दिस 1922 की जो एडवर्टाइजमेंट है फॉर लिप्टन टी सजेस्ट द रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी. In background, you see outer wall of an Indian palace, while in the foreground, seated on the question, Victoria Britannia, Prince Arthur, who was given the title Duke of Connaught. कहता है इसमें जो है एडवर्टीजमेंट की गई है किसकी, लिप्टन चाय की, और इसके साथ इन्होंने एसोसिएट किया है कि अगर हमें रॉयल्टी शो करनी है, ये रॉयल पीपल जो है जो रॉयल्टी शो करनी है, दैट इज एसोसिएटेड विद अ कप ऑफ टी. ठीक है, इसी तरह से अपना साथ ही ये भी बताते हैं कि क्या इसी पिक्चर से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो एडवर्टीजमेंट है जो हम टीवी पे भी देखते हैं, क्या इसका हमारी लाइफ में कोई रोल है? तो यस, एब्सोल्युटली यस, एडवर्टीजमेंट का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है. वो रोल क्या है? ये जो एडवर्टीजमेंट होती है, ये जब दिखाई जाती है,
ये चीजों के बारे में मार्केट क्रिएट करते हैं। जब हम इसको टीवी पे देखते हैं, हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन सी नई चीज आ रही है, फिर उसके बारे में हमें टेस्ट डेवलप होता है, फिर हम उसको परचेज करते हैं। तो जिससे हमें एडवर्टीजमेंट से ही पता चलता है कि कौन कौन सी नई चीजें मार्केट में आ रही है। तो एडवर्टीजमेंट का हमारी लाइफ पे बहुत ही बड़ा रोल। ठीक है, इस पिक्चर को डबल टिक करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द चैप्टर विच डेट्स। अब कहते हैं कि धीरे धीरे जो था कि दे बिकम टू वाइटल। हमारा चल आगे देखो, उसको पे करो। They become vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of the study changes, if we begin to look at the new issues and new sets up, consider an example in the historians written by the Britishers. कहता फिर क्या हो गया कि जैसे जैसे हमारा जो हिस्टोरियंस था, इनका राइटिंग का स्टाइल चेंज होता गया। अब उन्होंने नीचे एक एग्जांपल दिया है कि इफ इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस, फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो जो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी हिस्ट्री लिखना शुरू कर दी। तो उन्होंने किसके उनकी जो हिस्ट्री थी वो किसके बारे में लिखी? द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। जो उनके टाइम पे ब्रिटिशर्स के आने के बाद जितने भी गवर्नर जनरल आए जिन्होंने इंडिया के ऊपर रूल ओवर किया, उन्होंने उसके बारे में लिखना शुरू किया। जैसे सबसे पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, और लास्ट कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, और लास्ट उनका वाइसराय जो था वो था माउंटबेटन। इसके बीच में बहुत सारे और भी गवर्नर जनरल आए, जैसे उसका था हेस्टिंग्स, वेल्सले, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irvine. It was a seemingly never-ending succession of governors, generals, and viceroys. कहता इस तरह के इसके बीच में जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, तो पहले वारेन हेस्टिंग और लास्ट माउंटबेटन के बीच में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी चेंजेस करी इंडिया में। तो उन सब की पर्सनालिटीज, उनके सारे काम के बारे में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। Can we write about the history of this period in the different way? How do we focus on the activities of the different groups and the classes in Indian society within the format of this history of governor general? कहता है कि ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, इन्होंने इस गवर्नर जनरल के बारे में लिखा, उनके काम के बारे में लिखा, और उस काम को उन्होंने लिखने के बाद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया। कहता है when we write history or a story, we divide into chapters. Why do we do this? कहते हैं इस तरह से जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हम उसको अलग अलग चैप्टर्स में बांटते हैं। पूरी हिस्ट्री जो थी वो हम उसको एक ही चैप्टर में तो नहीं लिखते, उसको अलग अलग चैप्टर्स में बारे में बनाते हैं। कहते हैं ऐसा करने के लिए इट इज टू गिव चैप्टर्स सम कोहेरेंस। कहता है ऐसा इसलिए करते हैं कि कोहेरेंस क्या होता है? कुछ स्पष्टीकरण, क्या हुआ उस दिन, पर्टिकुलर कैसा हुआ। हर एक चैप्टर में हम कुछ ना कुछ ऐसा एक मेन प्लॉट बनाते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा चैप्टर रिवॉल्व होता है। It is give chapter to some coherence. It is tell in way what makes some senses that can be followed. कहता जो coherence होता है, स्पष्टीकरण होता है, वो हमारे पूरे चैप्टर को एक सेंस देता है और पूरा चैप्टर को एक शेप देता है। पूरा हमारा जो मेन जो थीम होता है उसके इर्द गिर्द हम पूरा चैप्टर को प्लॉट करते हैं। In the history that revolved around the life of the British governor, the activities of India simply do not fit. कहता जब ब्रिटिशर्स ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने आके अपने गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा, और उसमें इंडियंस के लिए कोई भी प्लेस नहीं थी। अगर कोई भी थी तो वो काफी सेकेंडरी प्लेस होती। कहता इसके लिए क्या, ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, अपने गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखे, तो इंडिया के लोगों के बारे में कोई स्पेस नहीं थी। कहते उसके लिए हमें अपना एक अलग से फॉर्मेट बनाया उसके लिखने के लिए। A new set of dates will become more important for us to know. कहता अब इसमें फिगर 3 पे देखो, वारेन हेस्टिंग जो था, अंडरलाइन करो, became the first governor general of India in 1773. While history books narrated the deeds of the governor general, biographies glorified them as person and painting projected them as a powerful figures. अब मैं तुम्हें बताया कि जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री लिखी उसमें उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी हिस्ट्री जो लिखी उन्होंने हिस्टोरियंस ने, वो उन्होंने अपने गवर्नर जनरल्स के आगे पीछे लिखी। गवर्नर जनरल्स ने क्या किया जिसके चलते उन्होंने उन पर्सनालिटीज को बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया, और उन्होंने जो भी पिक्चराइजेशन किया, जो भी इसका प्रोजेक्शन किया, जो भी इसके बारे में लिखा, उसके चलते उन्होंने हमेशा ब्रिटिशर्स को बड़ा ग्लोरीफाई किया कि ब्रिटिशर्स मींस शान और शौकत वाले लोग, ब्रिटिशर्स मीन रॉयल लोग,
जैसे उन्होंने बताया कि चाय की ऐड दी थी, तो चाय की ऐड के साथ उन्होंने क्या किया, ब्रिटानिया का सिंबल बताया, और उसमें उसने क्या किया कि जो वाइल्ड इन द फोरग्राउंड, सामने जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ ना, वो क्वीन विक्टोरिया का प्रिंस है, प्रिंस आर्थर, हु हैज गिवन द टाइटल लाइक ड्यूक ऑफ कनाट, वो बैठा हुआ घोड़े के ऊपर, और पीछे उन्होंने लिप्टन की बताई हुई, इस तरह से उन्होंने लिप्टन की ऐड की थी कि मतलब ब्रिटिशर्स है वो रॉयल पीपल है और वो चाय पीते हैं। तो इसी तरह उन्होंने जब भी इसका अपना पूरी बुक में तुम देखोगे कि जहां पे भी पिक्चर देखोगे वहां पे ब्रिटिशर्स क्या लिखेंगे, ब्रिटिशर्स बड़े ऐसे रॉयल बताएंगे, और इंडियंस हमेशा उनके आगे ऐसे फोल्डेड हैंड खड़े हैं, कमर झुकी हुई है, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, और इंडिया अपने ब्रिटिशर्स को उन्होंने बड़ा ही ग्लोरीफाई किया। क्लियर? हाउ डू वी पीरियडाइज? अब आया आगे, इन 1817 जेम्स मिल जो था वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर था। उन्होंने क्या किया कि इंडिया में आने के बाद अपनी एक बुक छापी, उसकी 3 वॉल्यूम्स थे, जिसका नाम क्या पड़ा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उस हिस्ट्री, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया की हिस्ट्री थी उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और इस पीरियडाइजेशन को जो हमारे आगे थे हम सब ने उसको अच्छे से एक्सेप्ट भी किया। कैन यू थिंक एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री? तो क्या तुम इस तरह के जो इंडियन हिस्ट्री को देखने का एक नजरिया है, क्या हम इंडियंस उसको एक्सेप्ट करते हैं? ठीक है, नो लुक, in the 1870 James Mill, Scottish economist and political philosopher, Hindu, Muslim and British, this predation came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at the Indian history? Why do we try and divide Indian history into periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of the time, its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between the periods, became important. They reflect our ideas about the past. They show us, we see the significance of the change them from one period to the next. Mill thought all Asian societies were, कहता है कि ये जो हमारा, अगर हम देखते हैं कि हम जब भी हिस्ट्री की बात करें तो क्या उसको पीरियडाइज करना जरूरी है? तो पीरियडाइज करने से क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ और उसके बाद में आने वाले पीरियड में क्या चेंजेस हुए। जैसे मिल के हिसाब से, जब उसने, जेम्स मिल जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर था, उसने जब इंडिया की हिस्ट्री को लिखा तो उसने उसको 3 उसको हैपनिंग में वो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर, 3 ग्रुप्स में बांट दिया। वो था हमारा ब्रिटिश, और वो हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। और मिल जो था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि उसने जब उसको 3 ग्रुप्स में बांटा, और उसकी जो थॉट थी इंडियन हिस्ट्री को लेके, उसका मानना था कि जो इंडियन की सिविलाइजेशन, इंडियन क्या, सभी एशियन की जितनी भी सिविलाइजेशन है वो सारी बड़े लोअर लेवल की हैं अकॉर्डिंग टू द एज कंपेयर्ड विद द यूरोप। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. ब्रिटिश, जेम्स मिल ने अपनी जो बुक लिखी उसमें लिखा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडिया था इसके ऊपर जो हिंदू और मुस्लिम्स थे वो डेस्पॉट जो थे कि वो रूल कर रहे थे, और बड़े क्रूअल वे में, टायरानिक वे में इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। रिलीजियस इनटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, कहते जो रिलीजियस इनटॉलरेंस थी, जो धर्म से रिलेटेड हमारी मान्यताएं, फिर कास्ट टैबू जो हमारी जातियों को लेके हमारे अलग अलग, फिर सुपरस्टिशन जो काला जादू होता है, जादू टोने, ये सारी चीजें हमारी। तो कहता है ये जो थी प्रैक्टिस जो थी ये बड़ी हमारी सोसाइटीज में डोमिनेट थी। मिल फ्रेंड कुड सिविलाइज, और मिल का मानना था कि ये लोग टोटली अनसिविलाइज्ड हैं और ये आज भी इन सारी बातों पे पड़े हुए हैं। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस अ यूरोपियन मैनर्स, और मिल के अकॉर्डिंग कि अगर हमें इन सारी चीजों को ठीक करना है तो उसके लिए इंडियंस को क्या करना पड़ेगा, यूरोपियन मैनर्स को पढ़ना पड़ेगा, यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा, उनकी इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज जो हैं उन सब के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। इनफैक्ट सजेस्टेड दैट ब्रिटिश शुड कंकर ऑल द टेरिटरीज, और उसके लिए ब्रिटिशर्स को इंडिया की सभी टेरिटरीज को जीतना पड़ेगा, अपना रूल सेटअप करना पड़ेगा, और तभी ही इंडिया में कोई प्रोग्रेस की जो पॉसिबिलिटी होगी। इन दिस इंडिया in this idea of history, British rule represented all the forces and progress and civilization. The British period before British was one of the darkest. Can such conception be accepted today? तो जेम्स मिल के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स के पहले का पीरियड था इंडिया में वो टोटली एक अंधेरे वाला था,
कि लोग जो थे बिल्कुल ही मतलब बड़े डेस्पॉट्स, रूलर, टायरानिक, अत्याचारी क्रूर राजा जो इंडिया के ऊपर रूल ओवर कर रहे थे। लोगों में कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी। रिलीजियस इंटॉलरेंस, धर्म की जो हमारी मान्यता थी वो भी पूरी तरह से इनटॉलरेंट थी, और लोग हमारे आज भी सोशल सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में जी रहे थे। तो जिसके चलते कि इंडिया का उसने वो पहले वाला पीरियड, ब्रिटिशर्स की पहले वाला पीरियड को इंडिया को एक नाम दे दिया कि इट वाज द पीरियड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे वाला पीरियड था। In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim and did not a variety of faiths exist simultaneously in this period? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so is to suggest that the lives and practices of others do not really matter. कहता अगर हम ब्रिटिशर्स के पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट करें, अगर मान लो हम एक बार एक्सेप्ट कर ले, मान लो हमने अगर मान लिया कि हाँ पर्टिकुलर 1920 से लेके 1930 तक का पीरियड जो था वो खाली हिंदूज का पीरियड था, तो क्या उस समय बाकी जातियां नहीं रहती थी? मुस्लिम नहीं रहते थे? मुस्लिम टोटली खत्म हो गए, सिख नहीं रहते थे, ईसाई नहीं रहते थे, और वो अपने धर्म के अनुसार जीते थे, अपने धर्म के अनुसार सारी मान्यता को मानते थे। तो फिर हाउ वी कैन कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एज ए पीरियड ऑफ हिंदू? हाउ वी कैन कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर पीरियड एज a period of Muslim? So absolutely not. So we don't accept this periodization which was done by the James Mill, a Scottish economist and political philosopher. कहता moving away from the British classification, कहता अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। अगर हिंदू का पीरियड चल रहा था तो उसमें मुस्लिम्स के जो simultaneously that their faiths were also exist there at that time. So that's why we can't give a particular time as a period of particular religion. कहता अगर हम ब्रिटिशर्स की इस क्लासिफिकेशन से मूव अवे करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जो मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, historians have usually divided Indian history. कहता जो हमारे historians थे उन्होंने क्या किया कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांट दिया। वो कैसे? पहला एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। This division too has its problem. कहता इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम थी। वो क्या प्रॉब्लम थी? कहता अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो मॉडर्न पीरियड क्या है? आज आप मॉडर्न टाइम पे रह रहे हो ना, तो आज आपकी मॉडर्निटी क्या है? हर फील्ड में आप मॉडर्न हो, थॉट्स में आप मॉडर्न हो, स्टैंडर्ड में आप मॉडर्न हो, एजुकेशन में मॉडर्न हो, टेक्नोलॉजी में आप मॉडर्न हो, मॉडर्न इन एवरीवेयर। वी आर एडवांस्ड कंट्री, आज हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। तो कहता अगर हम उस पीरियड को मॉडर्न पीरियड माने तो क्या आप एक्सेप्ट करते हो? उसमें हमारी कोई मॉडर्निटी थी? उस समय हम वही बैल और उसके साथ जो लकड़ी का बना होता है प्लो, उसके साथ हम अपने खेतों में खेती बाड़ी करते थे। कोई हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं थी, कोई हमारे देश में एरोप्लेन बाई सिस्टम नहीं था, कोई हमारे स्टेट में कंट्री में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे। तो कैन वी एसोसिएट दैट पीरियड एज ए पीरियड ऑफ मॉडर्न? एब्सोल्युटली नॉट। सो वो पीरियड भी हमारा जो था, हम उसको जो पीरियडाइजेशन था हिस्टोरियन का, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कहता फिर उस पीरियड को जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल ओवर किया तो हम उस पीरियड को क्या नाम देंगे? हम उस पीरियड को नाम देते हैं कॉलोनियल पीरियड। क्या नाम देते हैं? कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल होता है कि जब एक पावरफुल नेशन किसी वीकर नेशन के ऊपर अपना रूल ओवर सेटअप कर लेता है और फिर अपने हिसाब से उस पूरी कंट्री को, पूरी इकोनॉमी को चलाता है, तो उस पीरियड को क्या बोला जाता है? कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, अब नीचे के पहले में आ गया व्हाट इज कॉलोनियल। कहता इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कंकर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। कहता अब हम यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए, कैसे उन्होंने अपना रूल ओवर सेटअप किया, कैसे उन्होंने हमारे हर एक फील्ड में चेंजेस किए, वो हम इस पूरी बुक में एक एक चैप्टर में पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? जिस पीरियड में जैसे जैसे हैपनिंग हुई उस सीक्वेंस में पूरा स्टडी करेंगे। You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses। कहता अब हम देखेंगे इस पूरे बुक में पढ़ेंगे एक एक चैप्टर में कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारी इकोनॉमी के ऊपर अपना रूल ओवर सेटअप किया, फिर कैसे उन्होंने हमारे ऊपर अलग अलग रेवेन्यूज लगाए और मनी कलेक्ट की, फिर उसी मनी से वो अपने खर्चे सारे यहाँ से इंडिया से निकालते थे और हमारी चीजों को परचेज करके ब्रिटेन में भी बेचते थे सस्ते दामों पे, महंगे दामों पे। इंडिया से तो वो बड़े चीपली, बड़े सस्ते रेट में खरीदते थे और अपने नेशन में वहां पे जाके महंगे रेट्स में बेचते थे।
You will also come to know about the changes British rule brought about in the values and taste. कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे वैल्यूज में टेस्ट में चेंजेस लाए, कस्टम भी हमारे चेंज हुए, प्रैक्टिसेस भी हमारे चेंज हुए, बहुत सारे कस्टम चेंज हुए, बहुत सारे प्रैक्टिसेस चेंज हुए। देखो ना, चेंज हुए थे ना। उस समय सती प्रथा होती थी, आज होती है, वो चेंज हुई। उस समय छोटे छोटे नन्हे नन्हे न्यूली बॉर्न बेबीज की शादियां कर दी जाती थी, तो क्या आज होती है? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सारे चेंजेस हुए ना हमारे। व्हेन द, तो कहता है इसमें से कॉलोनियल पीरियड कौन सा होता है, अंडरलाइन करो। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes to refer to the process of colonization. कहता है जब एक पावरफुल नेशन दूसरे नेशन के ऊपर अब सब्जुगेट करता है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है, उसके ऊपर अपना रूल ओवर सेट करता है, और फिर सारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर लेवल पे उसमें चेंजेस करता है, तो उस पीरियड को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, वो पीरियड होता है colonization. तो आज आप इतना ही रखो अपना चैप्टर, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँ। क्लियर? सो आई होप each and every query might be satisfied. You might have, like this explanation, and still if you are having any doubts, you can ask me in your WhatsApp. Okay, bye.